अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, दावा यही। और दावे के भीतर सियासत की एक कहानी छिपी है। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। राहुल गांधी का ट्वीट, सरकार का दावा, नियुक्ति पत्र, रोजगार मेला। हकीकत क्या है? किसके दावों में कितना दम? सरकार के अपने दावे, विपक्ष के अपने आरोप। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा रुक कर रहे हैं। मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसके लिए माफी चाहता हूं सर। सर एक बात जानना चाहेंगे, आपने जो ट्वीट किया राहुल गांधी ने, कहा कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। विवेक जी कह रहे हैं ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी हैं, फर्जी है। आधार क्या है इन आंकड़ों का? आधार बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है साहिल जी, कि जिस तरीके से कोरोना के अंदर लोगों के व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए, लेकिन शाह और शहनशाह की जो मित्र थे अडानी और अंबानी, वो 16,000 गुना उनके व्यापार बढ़ गए, 16,000 गुना उनके इनकम बढ़ गए। इन्हीं तथ्यों के हिसाब से राहुल गांधी जी ने कहा कि गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। आज ये हाल है कि जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, उनके पास तराई तराई है रोजगार के लिए, उनके पास घर चलाने की ऐसी नौबत आई है कि वो घर नहीं चला पा रहे। यथा स्थिति डॉक्टर धनोज कह रहे थे कि अगर बेरोजगार कोई हुआ है तो वो कांग्रेसी है। नहीं, बेरोजगार पूरा हिंदुस्तान है, कांग्रेसी बेरोजगार नहीं है। कांग्रेसी किस बात का बेरोजगार है? कांग्रेस के पास तो बीजेपी ने इतने रोजगार दे दिए कि दिन रात हम मुद्दे उठाते, दिन रात धरने प्रदर्शन होते, हमें तो सांस लेने का टाइम नहीं। तो फिर आपको अगर अमीरी और गरीबी आज दिखाई दे रही है तो गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था, तो हटा क्यों नहीं पाए? नहीं, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए, फिर मोदी आज खामोश क्यों है? मोदी क्यों नहीं पीओके को अपने भारत में मिला लेता? वो क्यों खामोश है? वो मसला आज गरीबी है ना, आप गरीबी के आंकड़े पेश कर रहे हैं आज, तो फिर मैं उसी पर ही पूछ रहा हूं आपसे कि गरीबी के आंकड़े आज आप दिखा रहे हैं, तो गरीबी के आंकड़े तो तब भी थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। साहिल जी, कांग्रेस के शासनकाल में 36 करोड़ जनता को हमने गरीबी से निकाला, लेकिन वही 54 करोड़ जनता को विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार में विवेक श्रीवास्तव जी, बनाने का काम सुना आपने? वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े किताबी नहीं है, ये हकीकत है जो बयां किया राहुल गांधी ने। उन आंकड़ों का आधार क्या है, इस पे कोई उत्तर हमारे कांग्रेस के मित्र नहीं दे पा रहे। वो घूम फिर करके अडानी के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैंने बहुत सरलता से बताया कि आंकड़े का आधार पता लग जाएगा। 3600 किलोमीटर आप जब भारत जोड़ो यात्रा करोगे, जब गरीबों से आपकी मुलाकात होगी, समझ में आएगा कि वाकई जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वाकई बातों में सत्य है। क्या ये सत्य नहीं कि आज अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान की 2% जबकि आपके सरकार में वादे थे किसान की बढ़ाई जाएगी? क्या ये सत्य नहीं है कि युवा आज बेरोजगार है? क्या ये सत्य नहीं है इतिहास में पहली बार 45 करोड़ युवा बेरोजगार है? आपके 2 करोड़ नौकरियों देने के वादे थे, हर साल 18 करोड़ नौकरियां लेस चल रही है सरकार, 7,54,000 नौकरियां आप दे पाए हो? क्या ये एक मिनट मुन्ना जी, उनको बोलने तो दीजिए। बहुत कम ऐसे हैं प्रवक्ता होते हैं जो सिर्फ सुनते रहते हैं। 1 मिनट, विवेक जी बोलना चाह रहे। विवेक जी बोलिए अपनी बात। तिलक जी, पहले तो मुन्ना खान जी को ये समझाइए कि रोजगार और नौकरी का अंतर समझ लें। सर बताइए, रोजगार और नौकरी का अंतर बता दीजिए सर, जो आज तक पूरी कांग्रेस को समझ में नहीं आया। नहीं सर, समझा देंगे आप, समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2014 से पहले रोजगार और नौकरी आप बताते थे, उसके बाद बताया नहीं आपने कभी। नहीं, देखिए, रोजगार कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय कर सकता जिससे उसका उसके परिवार का जीवन यापन हो सके, ठीक, उसे रोजगार कहते हैं। ठीक सर। नौकरी का अर्थ चाहे सरकारी प्रतिष्ठान में, चाहे अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो नौकरियां क्रिएट होती हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में इंडस्ट्री लगने के बाद वो नौकरी के दायरे में आती है। ठीक। अब इसको कांग्रेस के मित्र अगर समझ नहीं पा रहे तो कांग्रेस के मित्रों की समझ का दोष है। तो वो 2 करोड़ रोजगार वाला जो मसला था, उसमें नौकरियां इंक्लूड थी या सिर्फ रोजगार ही था? नहीं, देखिए, रोजगार में तो नौकरियां इंक्लूड होती, लेकिन नौकरी में रोजगार आप नहीं शामिल कर सकते। अच्छा, नौकरी में रोजगार नहीं होता, रोजगार में नौकरी होती है। भाई नौकरी आप पा गए तो इसका मतलब क्या आप रोजगार पा गए? रोजगार पा गए तो रोजगार को आप ये नहीं कह सकते कि साहब
नौकरी मिल गई। नहीं, तभी मैंने रोजगार तो- पूछा आपसे 2 करोड़ जी। जो रोजगार का जिक्र आपने किया था, तो उसमें बिल्कुल, नौकरियां बिल्कुल, इंक्लूड नहीं थी बिल्कुल। मतलब? रोजगार में तो नौकरियां इंक्लूड हैं, नौकरी में रोजगार इंक्लूड नहीं होता, अच्छा। ये समझने की बात है। हाँ। और चूंकि ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आता नौकरी रोजगार का फर्क, ये इनकी समझ की समस्या है। जैसे ये आटा लीटर में कभी कभी बेचने लगते हैं, अंडा किलो में बेचने लगते हैं, तो इनकी समस्या का हम क्या समाधान कर सकते हैं। विषय ये है कि दो इनका आरोप है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि आप अपने अगल बगल निगाह घुमा लीजिए, अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों पर निगाह दौड़ा लीजिए। अगर आपको उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन दिखाई देता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अमीर और अमीर हो गया। ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर उसके बाद डॉक्टर तनुज आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं अपने आसपास के लोगों को देख लो, कोई स्कूटर पे घूमता था, आज डिप्टी सीएम तक बन गया। यही तो है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? सर आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आ रहा हूं सर, दोबारा से प्लीज कनेक्ट करिए रमेश जी को। डॉक्टर तनुज, सुना आपने जो विवेक जी कह रहे हैं और मुन्ना खान साहब जो बात कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं ये आंकड़े अगर फर्जी होते तो देश की हकीकत है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। देखिए, मैं आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, इस गवर्नमेंट में आपने सुना होगा, मैं एक नाम लेना चाहूंगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का, जहां आज गार्ड की भी नौकरी एग्जाम के थ्रू, गार्ड की माने चौकीदार की भी नौकरी एग्जाम के थ्रू होती है। तो बहुत सारे चेंजेस है। कहने का मतलब जो पहले की सरकार में होती थी, पहले की सरकार में कि कॉल करो नौकरी लो, चिट्ठी लिखो नौकरी लो, पैर पकड़ो नौकरी लो, जूते सर पे उठा लो नौकरी लो। तो इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं देखता आ रहा, मैं सारा चीज देखता आ रहा। अभी जो रोजगार है, नौकरी है, MSME का सारा डिटेल लेके मैं बैठा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो पूरा शो मुझे ही टाइम देना पड़ जाए। बहुत सारे ऐसे जो स्टार्टअप का जो है लाभ लिया, उसका ग्रुप समूह का देख लीजिए। तो ये नहीं कह सकते आप, मैंने क्या कहा, लास्ट सेंसस के बाद अभी कोई सेंसस नहीं हुआ 2011, इसलिए आबादी के अनुसार आप इस बात पर जरूर रखिए मुद्दा, मैं उसमें एग्री करूंगा कि आज भी 75 साल अमृतकाल में भी 80 करोड़ लोग BPL कार्डधारी। तो इसमें तो मैं आपके समक्ष खड़ा होकर बोलूंगा कि ये दुर्भाग्य है तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन आप जब यह कहेंगे, जैसे इस ट्वीट को अगर माध्यम बनाएंगे, ट्वीट देखिए, अगर राहुल गांधी जी का नियत ठीक होता वो सिर्फ लिखते, लेकिन उन्होंने क्या लिखा लास्ट में? उन्होंने लिखा मित्रों की तिजोरी। ये क्या जरूरत था इसको लिखना? अरे एक नेता जो है खान साहब क्या जरूरत है? एक नेता बाहर बोलता है, ये भाषा इनका वही मित्रों, ये मित्रों तो मोदी जी का डायलॉग है। मुन्ना खान क्या साहब, ये सारे उद्योगपतियों को भगा दीजिए आप, डॉक्टर तनुज ये कह रहे हैं। नहीं, उद्योगपति को भगाने का काम नहीं है, लेकिन सारे धन उद्योगपति को दे देना ये भी कहीं से जायज नहीं है। उद्योगपति हमारे शासनकाल, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में होते थे शाहिद जी, लेकिन एक दायरा होता था। लेकिन आज वो दायरा समाप्त होता दिख रहा है। हाँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी की फैमिली के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी। तो अच्छा, अंबानी परिवार 2014 के बाद ही बना, कितने बड़े पद पे है। नहीं मुन्ना खान साहब, एक प्रधानमंत्री, नहीं मुन्ना खान साहब, आप जो बात कह रहे हैं 2014 के बाद ही जो है अंबानी अंबानी बने और अडानी अडानी बने। बिल्कुल बना, बिल्कुल। अच्छा, मतलब 2014 से पहले उद्योगपति था ही नहीं, सिर्फ टाटा और बिरला थे। प्रधानमंत्री हो, नहीं, सिर्फ टाटा और बिरला ही थे। होने का काम नहीं किया, लेकिन ये देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री विवेक श्रीवास्तव जी, वो उनके आगे नतमस्तक होने का काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री के गरिमा को गिराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। रमेश श्रीवास्तव जी, हाँ जी, अब आ रही है सर ऑडियो? आपकी तो आ ही रही है सर, अब आपकी ऑडियो आई। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये अमीरी और गरीबी देश के लिए क्या वाकई कोई मुद्दा है? ये अगर मुद्दा है तो इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती, एक ट्वीट कर दिया और बात खत्म। आप लोगों के लिए मुद्दा तो सिर्फ अडानी 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 अडानी, सुबह से लेकर रात, सुबह से लेकर रात, सुबह से लेकर रात, यही बात। देखिए, ये जो अडानी और अंबानी का है,
सर समस्या आ रही है, वही समस्या आ रही है सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा। मैं एक बात विवेक श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने ये कहा, आपने एक बात कही कि भाई ये आंकड़े झूठे हैं जो राहुल गांधी ने पेश किए, यही कह रहे हैं ना सर आप? विवेक जी का प्लीज ऑडियो। जी जी यही है ना असला? जी जी ये आंकड़े फर्जी हैं? बिल्कुल राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए वो फर्जी हैं? बिल्कुल, कोई जमीनी सच्चाई नहीं होना चाहिए। कोई जमीनी सच्चाई नहीं है। ठीक सर, जी जी मैं एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं जी जिसे आप खारिज करके दिखा दीजिए। आप इसे चुनौती मत मानिएगा, नहीं बिल्कुल है, बताइए। मैं इसे दरख्वास्त करके कि अगर आप इसे खारिज कर सकते हैं तो इसको खारिज करिएगा। ये आंकड़ा है आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का। दत्तात्रेय होसबोले जी जी दत्तात्रेय होसबोले जी का। होसबोले जी ने कहा था कि गरीबी एक दानव की तरह है। जी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जो बेहद दुखद है। जी देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, तब उस वक्त उनका यह बयान था। जी बेरोजगारी दर 8% के आसपास है। जी यह बात उन्होंने कही थी ना सर? जी इसके साथ साथ और भी कुछ कहा था। बताएं। उन्होंने बात कही थी कि देश में जो हालात हैं उस पर कदम उठाना बहुत जरूरी है। जी 10% लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, जो उन्होंने कहा था 10% लोगों के पास 57% कमाई है। जी 10% लोगों के पास 57% कमाई का हिस्सा उनकी जेब में जाता है और 50% उनके पास होता है महज 13% कमाई का हिस्सा। ये आंकड़े भी झूठे हैं जो दत्तात्रेय साहब कह रहे थे? नहीं, आप पूरी बात अपनी कंप्लीट कर लो, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, ये आंकड़े उन्होंने जो दिए थे मैंने वही पढ़ दिए। तो वो भी, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो आरएसएस भी झूठ बोल रही है। देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा, हाँ, गरीब और गरीब हो रहा है। हाँ, मेरी इस बात को लेके आपत्ति है। मेरा नहीं तो होसबोले साहब भी तो यही कह रहे थे नहीं कि अमीर अमीर, तभी तो उन्होंने कहा कि 10% लोगों के पास जो है 57% कमाई चली जाती है। महज 10% लोगों के पास 57% कमाई उनकी जेब में जाती है और 50% लोगों के पास महज 13% कमाई जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ सर। इससे ये कैसे पता चलता है कि वो गरीब हो रहा है? तो सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये कैसे मतलब निकला इसका? अच्छा, इसका ये मतलब नहीं निकला सर। क्या मतलब निकला फिर? कैसे आप बताइए, बता दीजिए सर आप। नहीं जैसे ये आपने कहा कि 10% लोगों के पास 57% कमाई जा रही है। सर मैंने नहीं कहा, होसबोले जी ने कहा था। दत्तात्रेय जी ने कहा जी, और इतने परसेंट के पास 13% जा रही है जी। इससे आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब हो रहा? तो इसका मतलब क्या होता है सर? अगर 100 रुपए में से 57% या 58% कमाई किसी की जेब में जा रही है तो इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास 57% कमाई का मतलब क्या होता है सर? देखिए, ये पूंजीवादी व्यवस्था में हाँ, जो उद्योगपति जो कारखाना लगाएगा, जो इन्वेस्ट करेगा, जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके पास मैक्सिमम गेन जाना तो है। फिर होसबोले साहब इतनी चिंता क्यों जाहिर कर रहे थे? जो उन्होंने कहा मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। जी, पूंजीवादी व्यवस्था में जिसका मैक्सिमम इन्वेस्ट होगा उसके पास मैक्सिमम गेन जाएगा। उस गेन को आप जाने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद की बात करूं। ना विवेक जी, वेतन जाएगा। विवेक जी, आप ये कैसे निकाल पा रहे हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है? मैं बताता हूं सर, गरीब और गरीब हो रहा है। इसका आंकड़ा एक और भी है। जी बताएं। खरबपतियों की संख्या 102 से 166 पहुंच गई। 102 से 166 पहुंच गई खरबपतियों की संख्या, और 2 साल में 64 खरबपति बन गए सर। गरीब और गरीब नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए तिलक जी, आप विद्वान एंकर है। अगर देश में अरबपतियों की, खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो क्या ये देश के लिए कोई शर्म की बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर कमाई क्यों घट रही है फिर? कोई दुख का विषय है?
नहीं, बहुत अच्छी बात है बस सर, लेकिन कमाई भी तो अगर घट रही है ना। मेरा मेरा निवेदन सुन ले तिलक जी। सर 2021 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी जो थी उनकी चली गई आप लोगों के आंकड़े के मुताबिक, और जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 32 लाख के आसपास पहुंच गया था। सर गलत आंकड़ा दे रहा हूं? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, सुन तो ले मेरी बात। देखिए, जो कोरोना काल के आंकड़े आप दे रहे हैं, वैश्विक महामारी, वैश्विक मंदी का दौर, पूरी दुनिया उसके चपेटे में थी। उसमें भी भारत ने बहुत मजबूती से उस आपदा का सामना किया है। सबसे कम कैजुअलिटी, सबसे कम हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कतें आई। हमारी भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जिस तरह की योजनाएं उस मौके पे चलाई, कहीं का भी राशन कार्ड हो आपको राशन मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकारों में आए दिन सर कोरोना काल से पहले जीडीपी क्या थी आप मुझे बता सकते हैं सर? सर मेरी बात सुन लें, पुराने सरकारों में भूख से मरने की कथाएं रोज अखबारों में छपती सर थी। मैं आप कह रहे हैं अमीरी अमीरी और गरीबी गरीबी वाली कोई बात नहीं है, तो फिर ये 80 करोड़ जो राशन आप दे रहे हैं किसको दे रहे हैं मुफ्त में? सुन तो ले। और आप लोगों के सांसद ही कहते हैं सर फ्री फंड में दिया, वो फिर कौन है? नहीं, सुन तो लीजिए, यही राशन भारत सरकार के गोदामों में सड़ जाता था। बियर कंपनियां इनको औने पौने दाम पे शराब बनाने के लेके जाती। हाँ। आज हम अपना सरप्लस स्टॉक अपनी जनता को दे रहे हैं लोक कल्याण के विषय के तहत, और कम से कम हमारे इस राज्य में कोई भूखा नहीं मर रहा है। हमारे लिए यही सबसे बड़ा संतोषजनक विषय है। हाँ। कम से कम मोदी जी की सरकार में या योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश की सरकार में कोई ठीक। भूखा मुन्ना खान नहीं मर रहा साहब है। वो ये कह रहे हैं कि आज कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा, ये प्रमाण पत्र है कि लोग भूखे नहीं सोते हैं। जवाब दीजिए मुन्ना खान साहब। सर एक मिनट सर, जो उद्योगपति हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनका आर्थिक साम्राज्य बढ़ रहा, चलिए इस पे लोगों को कष्ट हो सकता है। प्रदेश की जनता, देश की जनता ये भी पूछती है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का कौन सा कारोबार है, वो काहे के खरबपति बने बैठे हैं, उनके पास पैसे कहां से आते हैं? तो तमाम सारे अच्छे प्रश्न हैं। मुन्ना खान साहब जवाब दीजिए, फिर धनोज जी आपके पास आ रहा हूं, रमेश जी जुड़ेंगे तो प्लीज बताइएगा। देखिए साहिल सर, बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जब ये सर सरकार तिलक चावला नाम है मेरा। वो तिलक जी, सॉरी तिलक जी, सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जब ये सरकार 2014 में जब चुनाव के दौरान इनको पता था कि देश किस स्थिति में, तो ये बड़े बड़े वादे करते थे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करूंगा, लेकिन आज 80 करोड़ जनता को तिलक जी 5 किलो अनाज पे लाके निर्भर किया है। और फिर ये बेशर्म की तरह कहते हैं कि देश में कोई गरीब नहीं है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है। आज लोगों की शादियां रुक रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के घर टूटे पड़े हैं, वो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहे, उसके घर नहीं चल रहे, किचन का बजट बिगड़ रहा है। 70 रुपए सरसों तेल 250 रुपए हो रहा है, 50 का पेट्रोल, 60 का पेट्रोल 100 रुपए हो रहा है, 40 का डीजल 90 के पार हो रहा है। बेशर्म की तरह डिबेट पे कह देना कि नहीं देश में सब कुछ ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। हो सकता हो इनके घर में जो रसोई गैस है वो 300 रुपया का आ रहा हो, पेट्रोल 50 का आ रहा हो, ये तो मैं नहीं समझता। बीजेपी के अंदरूनी मामले की बात है ये, लेकिन देश के अंदर जो सच्चाई है सर, आप कोई आधार कार्ड देख के थोड़ी ना, या फिर वोटर कार्ड देख के थोड़ी ना कि भैया तुम अगर भाजपा ही हो तो तुम्हारे 300 रुपए का सिलेंडर आएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है मुन्ना खान साहब। तभी तो इनको महंगाई नहीं लग रही ना तिलक जी, इनको महंगाई इसलिए नहीं लग रही। अच्छा, तो महंगाई अगर जनता को लग रही है तो जनता इनको वोट क्यों करती है फिर? जनता वोट नहीं कर रही, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, जनता वोट ही नहीं कर रही। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम के बदौलत ये सरकारें बनती है, और ईवीएम। अच्छा, तो हिमाचल में ईवीएम की बदौलत आपकी सरकार बनी, विधानसभा में ईवीएम, राजस्थान में ईवीएम की बदौलत आपकी सरकार बनी, आप मुझे ये कह रहे हो? तिलक चावला जी, विधानसभा में ईवीएम की सेटिंग नहीं होती, लोकसभा में होती है। अच्छा, तो मतलब विधानसभा में नहीं होती, लोकसभा में हो जाती है सेटिंग। प्रूफ के साथ कहता हूं मैं। मुन्ना खान साहब, कम से कम लोकतंत्र का इतना अपमान तो मत किया करो आप लोग। लोकतंत्र किसे कहते हैं? मतलब जो आपको सूट करेगा, मतलब मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू। बीजेपी में लोकतंत्र किसे कहते हैं ये पता नहीं। मुन्ना खान साहब, लोकतंत्र वो भी नहीं था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। हमें जवाब ही नहीं दे रहे खान साहब, आप कहाँ टॉपिक को ले जा रहे हो भैया कि ये लोकसभा में जो है सेटिंग कर देते हैं और जो विधानसभा में नहीं करते। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं 303 सीट जीत रहा हूँ और 303 सीट ही आते हैं। ये कौन सा चाणक्य नीति है, ये कौन से ज्योतिष है जी? बताना जरा, देश की जनता नहीं समझ रही है। डॉक्टर धनोज जल्दी से, फिर विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ।
ये जो तथ्य उठा रहे हैं, मैं भी, आप मेरा डिबेट इनको दिखा दीजिए। जब चुनाव होता है तो मैं भी बोलता हूं उतना सीट आ जाता है, तो क्या इसका मतलब मैं ईवीएम देख के बोलता हूँ? ये घूमते फिरते हैं नहीं भारत में, बस टीवी पर आकर बोल लेते हैं, कह लेते हैं कि हो गया। अरे ईवीएम हटा लिया जाए तो मुझे तो लगता है विपक्ष जीतेगा भी नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। अगर ईवीएम हटा लिया जाए और हाथ खड़ा करके कहे कि चुनो, किसको चुनोगे, तो फिर तो मुझे लगता है विपक्ष होगा ही नहीं हिंदुस्तान। अच्छा। सफाया ये बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? अरे भाई प्रवक्ता नहीं, आप जनाब बीजेपी के प्रवक्ता हो, थोड़ी शर्म करो, थोड़े देश हित में बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। बीजेपी के चमचागिरी करने से देश अरे भाई चमचागिरी तो थोड़ी शर्म करो। आप युवा बेरोजगार है, आपके भी बच्चे बेरोजगार, हमारे बच्चे आज महंगाई 250 आपके यहाँ, इसीलिए तो जनता पेट्रोल आपके यहाँ, हमारे यहाँ रास्ता दिखा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। अरे कहाँ का दिखा? 1213 MLA उसके 714 MLA हमारे, कोई किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा। अगर है हिम्मत कर्नाटक में चुनाव लड़ लो, आ जाओ। नहीं हिम्मत है तो आ जाओ, चुनाव लड़ लो। बीजेपी की दलाली छोड़ो, बीजेपी की दलाली की बातें मत करो, बात करो देश हित की। बीजेपी की प्रवक्ता मत करो, चाटुकारिता करने हिंदुस्तान का पहले बन जाओ। नहीं, बीजेपी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बीजेपी की चाटुकारिता छोड़ो। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो दायरे में रहकर आप बात करो, मैं सम्मान करता हूँ आपका। लेकिन बीजेपी की चाटुकारिता, बीजेपी की गुलामी, बीजेपी की दलाली ये ठीक नहीं है। देश के ऊपर बात करो, देश के ऊपर बात करो, देश के ऊपर बात करो। बीजेपी की दलाली वाली बात मत करो। दलाली कहाँ से दलाल को पकड़ के बीजेपी की प्रवक्ता हो तो बात करो, फिर समझ में आती है। नहीं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता हो तो समझ में आती है। तुमको देश में कोई चंदा नहीं देता, चीन से चंदा मांगते हो, ब्रिटेन से मांगते हो, हमसे बात करोगे आप? तिलक चावला जी किस बेवकूफ को बिठा रखा? डॉक्टर धनोज पर्सनल मत होइए सर, तो 90,000 सैनिक, डॉक्टर धनोज पर्सनल मत होइए सर। सैनिक कहाँ है? जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को कब्जा में लिया गया, तो वो सैनिक कहाँ है? तुम्हारे चचा जो 40 जवान को शहीद किया, उसके सबूत कहाँ है? चचा जो तुम्हारे 40 जवान को मरवा दिए चुनाव जीतने के चक्कर में, वो 40 जवान के सबूत। मुन्ना खान साहब कैसी, एक मिनट इसी में तो हार जाते हो। एक मिनट प्लीज। मुन्ना खान साहब, ये चर्चा का विषय नहीं है अभी, एक मिनट प्लीज, को क्यों भटकाना चाह रहे हैं? एक मिनट प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जी का ऑडियो। विवेक जी देखिए तिलक जी, एक नेशनल चैनल पे बैठ करके जिस तरह की बातें हो रही ठीक नहीं है। देश के शहीदों का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी राजनीतिक विश्लेषक से इस तरह वार्ता नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि वो उनका पक्ष कुछ भी हो। बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना खान जी मैं हूँ। आप मोदी जी को गाली देते हैं, भाजपा को गाली देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। आम आदमी को गाली देना बंद कर दीजिए। इसीलिए कांग्रेस डॉक्टर धनोज जी का ऑडियो। हर किसी को महंगाई पे बात कांग्रेस का अच्छाई पे बात करे या बुराई पे बात करे? बीजेपी की दलाली सीधे करते हैं। आप महंगाई पे कहाँ बात करते हैं मुन्ना खान जी? एक मिनट, महंगाई पे बात नहीं की, बेरोजगारी पे बात नहीं की। एक मिनट मुन्ना खान साहब, बेरोजगारी और महंगाई पर ही चर्चा करने आए। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी। डॉक्टर धनोज मुद्दे पर आए, एक मिनट प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे मालूम है किसको क्या समझाना है, प्लीज आपका ऑडियो। विवेक जी तिलक जी, विवेक जी एक मिनट, खाली उतना बताइए कि महंगाई देश में है या फिर नहीं? देखिए, महंगाई से सब लोग परेशान हैं, बिल्कुल है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो महंगाई का बाजा बजाते गए थे, उन्हीं की जब हिमाचल में सरकार आई तो मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ा दिया। मैं बहुत विनम्रता से आपसे के माध्यम से मुन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि स्टेट वेट डीजल पेट्रोल पे बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है घटती है? बहुत सदे शब्दों में इसका मुझे उत्तर। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे सर, आप कृपा होगी जी। ये आपने कहा कि महंगाई से फर्क पड़ता है कि नहीं, मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा था। महंगाई से फर्क पड़ता है जी? महंगाई से फर्क पड़ता है सर? क्यों नहीं पड़ता है? महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल है, महंगाई से तो हर आदमी प्रभावित, क्यों नहीं प्रभावित?
सर 150 रुपए घरेलू गैस महंगी हो गई सर, 150 रुपए, और 125 रुपए के ऊपर तो सर दाल पहुंच गई। बिल्कुल है ना सर। 10 अप्रैल 2022 से, जी, महज 10 अप्रैल 2022 से गैस सिलेंडर, बहुत हुई गैस सिलेंडर की मार अब की बार है, आपने कहा था ना सर ये। मैंने जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं तिलक जी, हाँ। मैं आप ही के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। हिमाचल में सरकार बनी, मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले आपने डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ा दिया। सर वहां पे गैस सिलेंडर कितने का है? डीजल पेट्रोल का दाम में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? सर गैस सिलेंडर, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं सर, गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई कि नहीं? डीजल पेट्रोल पे हुई कि नहीं हुई? आप कह रहे हैं कि महंगाई का रोना रो रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई कि नहीं? डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ाने से सर मैं डीजल पेट्रोल पर ही आ रहा हूं, डीजल पेट्रोल पर भी आऊंगा, लेकिन आप बता दीजिए ना सर, क्या महंगाई हुई कि नहीं? बिल्कुल महंगाई तो हुई, महंगाई हुई। अभी तो आप कह रहे थे कि महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग। बिल्कुल कह रहा हूँ। आपके घर में गैस सिलेंडर कितने का आता है सर? 1100 कुछ का आता है। 1100 पार जी। 10 बिल्कुल सही कहा आपने। 10 अप्रैल 2022 को गैस का सिलेंडर और 10 अप्रैल 2023 सर 150 रुपए बढ़ गए। मैं तो कह रहा हूँ सर 150 रुपए बढ़ गए, 1100 के पार पहुंच गया। तिलक जी मैं महंगाई से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर आपने तो कहा महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग। हाँ तो सुन तो लीजिए मेरी बात को। जो लोग महंगाई का बाजा बजाते कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, हाँ। महंगाई बेरोजगारी की बात करते, उन्हीं की सरकार जब हिमाचल में आई तो उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ा दिया। सर डीजल और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की बात कर लेता हूं सर। पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में कहा था तेल कंपनियों से कि आप तो घाटे से उभर आए हैं, कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम कम करिए। अभी तक तो सर एक पाई कम नहीं, क्यों? इसके पहले भारत सरकार ने 2 बार अपने टैक्स में कमी की कि नहीं की? सर आप तो घाटे से उभर आए हैं ना सर, ये तो फिर अगर पेट्रोलियम मंत्री गुजारिश कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है सर। मेरा निवेदन सुन लें तिलक जी, 2 बार भारत सरकार ने अपने टैक्स में कमी की डीजल पेट्रोल पे। बिल्कुल की सर। उसके काउंटर में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसमें प्रक्रिया स्वरूप कमी की। ठीक सर। कांग्रेस की किस सरकार ने कमी की? सर राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया इन्होंने गैस का। देखिए ये गैस सिलेंडर 500 कर दिया। महंगाई डीजल पेट्रोल से प्रभावित होती है, गैस सिलेंडर से प्रभावित होती है? मुझे इस बात को उत्तर दे दें आप। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर से महंगाई का कोई लेना देना नहीं। देखिए गैस सिलेंडर से घर का एक बजट बढ़ सकता है, घट सकता है। अच्छा। लेकिन डीजल पेट्रोल ऐसी चीज है तिलक जी जिसका इफेक्ट सारी वस्तुओं के मूल्य में आ जाता है। तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए सर। आपने कहा कि गैस सिलेंडर छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, आटे का दाम बताएंगे सर? देखिए आटे का दाम इस समय खुला आटा 34-35 इस तरह से यूपी में चल रहा है। सर मुंबई में आटे की कीमत 54 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पैकेट आटा। हाँ। पैक आटा जी। मैं खुले आटे की बात कर रहा हूं। तो ये आटा सस्ता हुआ है सर। देखिए मेरी बात सुनिए सर। दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक हिंदुस्तान है, मैं गलत तो नहीं हूं? और उसी देश में आटा जो है वो 54 रुपए तक पहुंच गया। गेहूं का समर्थन मूल्य इस समय तिलक जी क्या पहुंच गया सर? आप बता दीजिए ना। गेहूं के समर्थन मूल्य में इस समय कितनी वृद्धि हुई? अच्छा दाल का बता दीजिए सर, दाल का क्या रेट है? आप कह रहे हैं ना महंगाई का रोना रो रहे हैं। दाल अप्रैल 2022 में 103 रुपए प्रति किलो, 10 अप्रैल 2023 में 128 रुपए प्रति किलो। मैं गलत हूं? तिलक जी मैंने कहीं नहीं इनकार किया कि महंगाई नहीं है। सर आपने तो कहा महंगाई का रोना रो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि महंगाई, मैंने इनकार नहीं किया। मेरी बात को आप सुनना नहीं चाहते या तो समझ नहीं रहे हैं सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि सर सुन लीजिए मेरी बात, विनम्रता से मैं कह रहा हूँ कि महंगाई है, लेकिन जो लोग महंगाई चिल्ला रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन्हीं की राज्य सरकार ने अपने शासित प्रदेश में महंगाई का गिफ्ट दिया अपनी जनता को। फिर किस मुंह से महंगाई की बात करते हैं? ये 500 रुपए का सिलेंडर वाला जो फॉर्मूला है ये अच्छा है या बुरा है राजस्थान में? नहीं 500 रुपए का अगर जनता की कुछ भी रियायत किसी भी माध्यम से मिल रही तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता। आप अपने राज्यों में मांग करते हैं कि 500 रुपए का मिले? बिल्कुल, अगर वहां की सरकार दे रही तो हमारे भी राज्यों को इसके रास्ते निकालने चाहिए। मतलब 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहिए? बिल्कुल, अगर वो दे पा रहे हैं, राज्य की
खजाने पे कोई ऐसा बोझ नहीं पड़ रहा जिससे राज्य सरकार तो 2014 से पहले आप कैसे दे पाते थे? कौन? आप ही तो कहते थे कि सिलेंडर के रेट बहुत बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। आज आप कह रहे हैं कि सिलेंडर के रेट और महंगाई में कोई जमीन आसमान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, महंगाई, सिलेंडर का रेट केवल किचन का बजट बिगाड़ता है। अच्छा। डीजल पेट्रोल का रेट सारे सामानों का बजट बिगाड़ देता है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, और मुन्ना जी जवाब दीजिए। डीजल पेट्रोल तो जिस तरह से मुन्ना जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, पहली बात। तिलक चावला जी, दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बार बार आपने सवाल किया, लेकिन मित्र हमारे कन्नी काट के चले गए। पहली बात तो इन्हें ये पता नहीं कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार के कितने टैक्स और राज्य के कितने टैक्स है। ये बार बार 3 रुपए की दुहाई दे रहे कि हिमाचल में बढ़े। 62 रुपए जब कांग्रेस के शासन काल में 62 रुपए था, जब मैंने पेट्रोल के, जब कांग्रेस की सरकार थी तब छोड़ा था। आज वो 98 रुपए का आसपास है। आज 46 रुपए बढ़ाने के बाद 3 रुपए का रोना रोड शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की बात है। गैस सिलेंडर जब 350 रुपए थे तो रोडों पे धरने प्रदर्शन होते थे बीजेपी के द्वारा के बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलाना। आपके लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? बिल्कुल है। हम तो दिन रात। तो फिर ये सुबह शाम माला क्यों जपते हो फिर? अडानी 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 नहीं, साथ में आपको शरद पवार समझा रहे हैं कि देश का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, आप कह रहे हो नहीं भाई हम ही हैं फने खां, तो फिर अडानी 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 अडानी। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है तो फिर आप मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे? 2014 से पहले बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल, इस बार भी मुद्दे बने हुए महंगाई। सर आप कितनी बार सड़कों पर उतरे सिलेंडर लेकर? कितनी बार उतरे? आप एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकले। 2014 के बाद 664 बार धरने प्रदर्शन महंगाई पे हुए। सर और सिर्फ ट्वीट करने से, फोटो खिंचवाने से महंगाई मुद्दा नहीं बनती। महंगाई मेन गहन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन गहन मुद्दा है, लेकिन कुछ चाटुकार लोग, बीजेपी के दलाल लोग इनको दबाना चाहते कि नहीं महंगाई तो कोई है ही नहीं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं देशवासियों से कि जितने लोग कि पक्ष में है कि महंगाई नहीं है, कृपया समझे हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं, आपके बच्चे भी बेरोजगार हैं, हमारे किचन के बजट भी बिगड़ रहे हैं, आपके किचन के बजट भी बिगड़ रहे हैं। ये सरकार उम्मीदों पे आई थी, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस से बेहतर उम्मीद दिखी थी इनमें, लोगों ने देखा था, अपना भविष्य इसमें देखा था, इसलिए इनको वोट पड़े। राज्यों में बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी केंद्र से ही, केंद्र के शासित जिसे जो केंद्र शासन कर रहा है, केंद्र की जो बात है उस पर बात। मैंने आपसे पूछा आपके राज्यों में बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल, मेरे राज्यों में रोजगार देने का काम, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, वहाँ आप देख लें। अच्छा, तो वहाँ आप पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं कि आप सहयोगी है। झारखंड की हालत बताऊं सर आपको? नहीं आप सुनना चाहते हैं तो बता देता हूं झारखंड की हालत। नहीं सुनाइए। आपने सत्ता में आने से पहले कमिटमेंट किया था हेमंत सोरेन जी ने कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। सर पूरा समय काल पूरा हो गया, कितनों को रोजगार दिया जरा पता कर लीजिएगा। 3,40,000 के आसपास रोजगार मिले। क्या? हाँ, कहां पर सर? झारखंड में सर। चुनौती दे रहा हूं सर। बिल्कुल, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। साबित कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी तथ्य के आधार पे बात करता हूं सर, ऐसे नहीं करता हवा में। तो राहुल जी ये आंकड़े आप लोगों के नहीं चलते सर। राहुल जी आप साबित कर दीजिए, मैं यहाँ से फोन मिलाता हूँ। आप साबित कर दीजिए 3 लाख रोजगार। 2014 का इंतजार कीजिए। आप साबित कर दीजिए 3 लाख रोजगार सर। तिलक जी ये कह रहे हैं राहुल जी बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी टीम बेरोजगार हो रही है, राहुल गांधी जी बेरोजगार नहीं है। रोजगार तो आप लोगों ने इतना दिया है कि दिन रात भी धरने प्रदर्शन वो भी कम हो जाएंगे। राहुल गांधी की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। सरकार जाने के बाद किस तरह के डंडे पड़ेंगे उसकी चिंता कीजिए। ये मौसमें बदलते हैं, शाह और शहनशाह की जो जोड़ी जो अहंकार। नहीं मतलब आप धमकी दे रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं धमकी डंडे क्या पड़ेंगे मतलब? नहीं, युवाओं के आक्रोश को हम लोग राजनीतिक भाषा में डंडे कहते हैं। अच्छा, युवाओं के जो जिस तरह आक्रोश है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, चाहे पश्चिमी यूपी हो, पूर्वी यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या बिहार हो, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो 2024 में इनको नजारा दिख जाएगा। डॉक्टर धनोज जल्दी से 10 सेकंड। शाह और शहनशाह की जोड़ी ने जो झूठ परोसने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया है कि आज देश जो है ना वो शालीनता को सराखों पर बिठा के रखा है।
और शालीनता वाले लीडर ही जीत रहे हैं। जो बदतमीजी करते हैं उसकी तो जीत को छोड़िए, जमानत बच जा बड़ी मुश्किल। तो इसलिए आज देश तय कर रहा है कि कौन पार्टी शालीनता के साथ चल रहा है, कौन बदतमीजी के साथ चल रहा है, और कौन देश की दलाली दूसरे देशों से कर रहा है। ठीक है, ये अभी विषय नहीं है, ये प्लीज विषय नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक बार बार श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट फिर आपका। मैं बोलूंगा फिर नहीं, अभी सर ये ऐसी नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज प्लीज आंकड़ों पर ही बात करें तो आंकड़ों पर ही रहिए प्लीज। नो डॉक्टर धनोज, मेरे कार्यक्रम में नहीं होता, वहां दूसरी जगह होता है, दूसरी जगह होता है, वहां ये गाली गलौच वहां होती है, यहाँ नहीं होती, प्लीज। डॉक्टर धनोज, आप जानते हैं मैं इस तरह के कार्यक्रम नहीं करता, डिबेट्स नहीं करता जिसमें गाली गलौच हो, दूसरी जगह होता है। इतना ही कह दूं कि आज देश की जनता जो है ना शालीनता के ऊपर तय करती है, और महंगाई में पहले की सरकार सब्सिडी देकर महंगाई को छुपाती थी। आज की अच्छा, सरकार ओके। सब्सिडी नहीं अब देती मुझे विवेक श्रीवास्तव जी एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात कही। एक और खबर जो है देश में काफी चर्चित रही, रोजगार देते हुए देश के प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है। जी भले ही चुनावी वर्ष में ही सही, लेकिन रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने नियुक्ति पत्र बांटे, जी उदाहरण के तौर पर 50,000 पत्र रेलवे मंत्रालय में दिए, जी लेकिन रेलवे में ही 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। जी सरकारी मंत्रालयों में ही 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। जी सर वो कब भरेंगे? देखिए, ये काम एजेंसियों का है जो उन परीक्षाओं को संपादित करती है। कौन सी एजेंसियों का सर? और वो एजेंसियां किसके हाथ में है? जैसे रेलवे में रेलवे अपनी भर्ती खुद करता है, अन्य मंत्रालयों में एसएससी से कर्मचारी जाते हैं। इस तरह के तमाम सारी एजेंसियां हैं जो उनको कर्मचारी देती है चयन करके। सर आपके राज्य में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं सर, और आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी सरकार में? कुछ नहीं, हमने ये नहीं कहा कुछ है, ये काम एजेंसियों का है, उनको अपना कार्य करना चाहिए। तो सर 3 लाख पद तो सिर्फ रेलवे में खाली हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, मैं आपके आंकड़े से ऐतराज नहीं करता। नहीं, ये आंकड़े मेरे नहीं है सर, ये आंकड़े आप लोगों के ही हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, उनको भरा जाना चाहिए। ये काम रेलवे भर्ती बोर्ड का है। कौन भरेगा सर? रेलवे भर्ती बोर्ड भरेगा। हाँ, अब तो सर ये अच्छा, आपको लगता है कि ये जो बेरोजगार और महंगाई है, ये मुद्दा है देश के लिए? नहीं, देखिए, दो महंगाई से तो सब लोग परेशान है, इससे कोई शक नहीं है। बेरोजगारी की जो लोग चर्चा करते हैं वो लोग इस पर गंभीर नहीं है, और जो महंगाई की बाजा बजाते वो भी लोग गंभीर नहीं। अगर वो गंभीर होते तिलक जी, हाँ। तो कम से कम अपने राज्यों में महंगाई से अपनी जनता को निजात देने ये का एक ऐसा थोड़ा मुद्दा सा है, तो वक्त प्रयास इजाजत नहीं करते दे रहा। हैं। इस पर सुबह शाम दिन रात चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा क्यों नहीं होती है वो भी एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, धनोज जी आपका, रमेश मोहन श्रीवास्तव आपका, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।